हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की, जिसके कि मॉडल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं राजस्थान बोर्ड के द्वारा। और जैसा कि पहले जानकारी दे दी गई थी कि पेपर हैं इस बार 3 घंटे 15 मिनट की बजाय 2 घंटे 45 मिनट के ही होंगे। और क्वेश्चंस की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। पहले हमारे पास लास्ट ईयर जो पेपर आया था मॉडल पेपर, उसमें मात्र 24 ही क्वेश्चंस थे और इस बार हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या बढ़ करके 50 हो गई है। तो पेपर में क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ करके 50 हुई है। तो सबसे बड़ा है वो हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट देखना। हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितना बड़ा पेपर होने वाला है, किस प्रकार से हमें पेपर को सोल्व करना है और किस प्रश्नावली में से किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, हम सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारे पास इस साल किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस एक्सरसाइज में से हमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें अपनी तैयारी को किस प्रकार से करना चाहिए। तो और टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो देखें, सभी चीज़ों की हम शुरुआत करेंगे। पेपर वही है हमारे पास 80 अंक का। सिलेबस पहले भी हमने जारी कर दिया था। यदि किसी स्टूडेंट ने सिलेबस को नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया जा रहा है और इसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे सिलेबस का, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत चर्चा हम सिलेबस की यहाँ पर भी करने वाले हैं कि कौन सा एक्सरसाइज कितने अंक की है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करते हैं पहले तो कि ब्लूप्रिंट कैसा होगा। बोर्ड ने जारी किया है ब्लूप्रिंट, लेकिन शायद आपको समझ में ना आए, हमने उसको सिंपल तरीके से दोबारा एक और नए तरीके से बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आपको ये जितना भी ब्लूप्रिंट वगैरह है और पेपर जो हम आपको सोल्व कराने वाले हैं मॉडल पेपर, उस पूरे की डिटेल्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जल्दी ही मिल जाएगी। तो फिलहाल तो हमें देखते हैं कि हमारे पास किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमें उन्हें कितने टाइमिंग में कैसे कैसे हल करना है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना कि किस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ब्लूप्रिंट को देखते हैं, फिर बात करेंगे मॉडल पेपर की और कैसे सोल्व करना है उसके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास पेपर है वो 80 अंक का होगा और किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में चर्चा करें। तो देखो, हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के ABCD यानी एबेसेद वाले 12 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। ऐसे ही अति लघुतरात्मक प्रश्नों के हमारे पास 2 प्रकार हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में एक तो होंगे आपके पास रिक्त स्थान वाले जो कि 6 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 1-1 अंक या 1-1 लाइन या 1-1 शब्दों वाले आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के 18 हैं ये। तो रिक्त स्थानों वाले 6 हैं और एक सिंपल छोटे छोटे आंसर्स वाले 12 क्वेश्चन है। कुल मिला के 18 क्वेश्चन है। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होने वाला है। अब बात करते हैं आगे लघुतरात्मक क्वेश्चन की। तो ये आपके पास 13 होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। कितने होंगे? 13 क्वेश्चन जो कि 2-2 अंक के होंगे। इसके अलावा है थोड़े दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन, तो उनमें आपके पास प्रश्नों की संख्या है 4 और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। साथ ही हम बात करते हैं ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्नों की। तो इस प्रकार के हमारे पास 3 प्रश्न आएंगे और 3 प्रश्नों में आपके पास प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये जो 4 प्रश्न है इनमें आपको अथवा मिलेगा। क्या मिलेगा? अथवा मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न में 1-1 अथवा प्राप्त होगा। और जो तीन जो क्वेश्चन आएंगे 4 अंक के, उनमें भी आपको अथवा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न एक्स्ट्रा मिलेंगे और यहाँ पर आपको 3 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ताकि तीनों 1-1 अथवा के साथ में। तो ये तो हो गई बात प्रश्नों की। अब बात करें समय की। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एवरेज लगभग 2 मिनट आपको मिल रही है। आपको 2 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसका आंसर भी देना है। ऐसे अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन हैं सेकंड टाइप के, जिनमें रिक्त स्थान है और सिंपल 1 लाइन वाले आंसर होंगे, उनके लिए आपके पास कुल मिलाकर के ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये समझिए कि 2 मिनट भी नहीं मिल रही है। ऑप्शन वाले में तो आपको 2 मिनट तो मिल रहे हैं, आपको 2 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर देने के लिए। तो समय मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न को यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न के ऊपर केवल टिक मार्क कर लें पेंसिल से और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। और नेक्स्ट है लघुतरात्मक क्वेश्चंस। उनके लिए आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 2.5 मिनट है, नहीं 13 क्वेश्चंस होंगे। हाँ सॉरी, 3 मिनट है पूरी। 3 मिनट में आपके पास यहाँ पे एक प्रश्न सोल्व हो जाना चाहिए। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनमें आपके पास कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आएंगे और वहाँ पर लगभग आपको एक प्रश्न को हल करने के लिए 7 मिनट मिलेंगी। एवरेज टाइम बात कर रहे हैं हम। और निबंधात्मक जो प्रश्न है वो आपके पास कुल मिलाकर के 3 होंगे, उनके लिए समय है आपके पास 35 मिनट है। तो लगभग 12 मिनट आप यहाँ से समझिए।
प्रत्येक प्रश्न को हल करने की। तो बच्चों ये टाइमिंग है, इस हिसाब से आपको प्रश्नों को हल करना है। जो फर्स्ट वाले हैं उनके लिए 2 मिनट, यहाँ पर आपके पास 2 मिनट भी नहीं है, तो एवरेज आप इन सभी को मिला करके एक साथ कर सकते हो। तो ये समझिए कि आपको इन जो शुरुआती 30 क्वेश्चन हैं, इन 30 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए लगभग 57 मिनट यानी 1 घंटा आपको मिल रहा है। 30 क्वेश्चनों को आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप शुरुआती 30 प्रश्न हैं छोटे छोटे, आप उनको 1 घंटे में हर हाल में फ्री कर लें। उसके बाद आप समय को मैनेज कर पाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन हैं उनमें आपको इतनी समय नहीं लगेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से टाइमिंग भी दी गई है। तो प्रश्नों को पढ़ने में भी बच्चों हमें बहुत सारा समय लगता है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, 50 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आने वाले हैं, फिर प्लस में आपके पास इसमें 7 क्वेश्चन है वो अथवा के भी होंगे, तो कुल मिलाकर 57 क्वेश्चन है। अब आप 57 क्वेश्चन को पढ़ने की ही बात करते हैं तो लगभग आपको 30 मिनट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। पढ़ना और उनको समझना कम से कम 30 मिनट आपको उनमें चाहिए। तो ये ज़रूरी है आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप प्रश्नों को सही तरीके से समझ करके और उनका आंसर सही हिसाब से दे पाएँ। तो टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। आपको कोई प्रश्न आ नहीं रहा है तो आप उस पर क्या करेंगे, रिमार्क कर लेंगे कि ये हमें नहीं आया है और आगे बढ़ जाएं। समय वेस्ट ना करें, क्योंकि आप यदि एक चीज़ के लिए सोचने लग गए तो एक प्रश्न के चक्कर में आप जो प्रश्न आ रहे होंगे आप उनको भी गंवा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या है। यदि किसी बच्चे ने पहले नहीं देखा है तो विस्तृत जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। बाकी यहाँ देख लीजिए, हमारे पास पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, वो आपके पास 5 नंबर का है। दूसरा जो आपके पास चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो 6 अंक का है। इसके अलावा थर्ड है मैट्रिक्स, वो आपके पास 8 नंबर का है। इसके अलावा फोर्थ है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक, वो आपके पास 7 मार्क्स का है। और फिफ्थ है सांख्यता एवं अवकलनीयता, वो आपके पास 11 मार्क्स का है। इसके अलावा समाकलन है वो आपके पास 14 मार्क्स का है। और जो 7 है अवकल समीकरण, वो आपके पास 9 मार्क्स का है। 8 इसके आगे हम बात करते हैं सैदिश, ये सैदिश है वो आपके पास 10 मार्क्स का, और प्रायिकता चैप्टर है वो भी 10 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के आपके पास 80 मार्क्स होते हैं, 80 अंक होते हैं। अब किस किस चैप्टर में, ये तो सारे चैप्टर्स आपके सामने, इन प्रत्येक चैप्टर में से आपको कितने कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, किस किस टाइप के होंगे, एबेसिड के होंगे, रिक्त स्थानों के होंगे, या छोटे क्वेश्चंस के होंगे, या बड़े क्वेश्चंस के होंगे, सबके बारे में हम एक नए सिरे से चर्चा कर लेते हैं एज ए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ब्लूप्रिंट भी है लेकिन आप शायद उसे ना समझें, लेकिन हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें देखें। तो देखिए, हमने अभी कहा आपको हमारे पास प्रश्नों की जो कैटेगरी है वो 6 प्रकार की है। ये तो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, रिक्त स्थान प्रकार के, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तर वाले और निबंधात्मक। तो इसके कुल मिलाकर के हमारे पास 6 प्रकार के प्रश्नों के, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 6 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, और 6 में से प्रत्येक चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारे पास संबंध एवं फलन, उस संबंध एवं फलन इस चैप्टर से हमारे पास 1 अंक का तो न्यू टाइप यानी एबेसिड वाला क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन है वो आपके पास रिक्त स्थान का होगा, एक बिल्कुल छोटा एक लाइनर का आंसर वाला क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आपके पास छोटा होगा 2 अंक का। ठीक है, इसके अलावा सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहाँ से हमारे पास एक तो मिलेगा एबेसिड का, एक मिलेगा रिक्त स्थान का, एक मिलेगा आपको 1 नंबर का, और इसके अलावा एक मिलेगा आपको 3 नंबर का। ध्यान रखना 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्या और मिलने वाला है, अथवा भी मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक आपको अथवा वाला भी प्राप्त होगा। ठीक है, और तीसरा जो चैप्टर है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे किसके, एबेसिड के। एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान का, तो आपको छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, और एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का, और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 2 अंक का। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करें, और बड़े क्वेश्चंस आपके पास यहाँ नहीं आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास सारणिक। सारणिक जो है उसमें से हमारे पास एक तो आएगा एबेसिड का क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हमको मिलेंगे 1-1 नंबर के। इसके अलावा आपके पास 2 क्वेश्चन ही होंगे 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर भी बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले, इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। छोटे क्वेश्चन ही होंगे, मैक्सिमम 2 अंक तक के क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 5 क्वेश्चन हैं। फिर बात करते हैं 5वें चैप्टर सतत एवं अवकलनीयता की, तो वहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंक के, और जो कि एबेसिड के होंगे। एक क्वेश्चन होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, और एक क्वेश्चन होगा बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर वाला और वेरी शॉर्ट आंसर का, और एक होगा आपके पास शॉर्ट आंसर का। चलिए, 2 होंगे आपके पास शॉर्ट आंसर के, और एक होगा आपके पास दीर्घ उत्तर वाला। ठीक है, तो ये आपके पास दीर्घ उत्तर वाले में सभी में अथवा होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम समाकलन में। समाकलन 7वीं प्रश्नावली है हमारे पास। 7वीं प्रश्नावली में हमारे पास 1 नंबर का 1 यानी एबेसिड का 1 क्वेश्चन, एक आएगा रिक्त स्थान का, एक आएगा हमारे पास अति लघुत्तरात्मक, और 2 आएंगे हमारे पास लघुत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास दीर्घ उत्तर वाला जिसमें अथवा मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा निबंधात्मक जो कि निश्चित समाकलन में से होगा। अब 7th की हम बात करें अवकल समीकरण चैप्टर से, तो अवकल समीकरण चैप्टर में हमारे पास 1 नंबर का तो एबेसिड का क्वेश्चन है, फिर यहाँ रिक्त स्थान का नहीं आएगा कोई भी। 2 क्वेश्चन हमारे पास अति लघुत्तरात्मक के रूप में होंगे, बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर के।
एक क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर वाला होगा और एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ऐसे टाइप का निबंधात्मक होगा जिसमें आपको अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है 1 अंक का, उस पर भी आप ध्यान दें। तो उसको मैं बता दूँ, ये जो एक क्वेश्चन मिलेगा वो आपको या तो समघात अवकल समीकरण का या रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखें। फिर है हमारे पास क्या, वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या है भाई, वेक्टर में हमारे पास वेक्टर में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एबेसिडे के। एक मिलेगा रिक्त स्थान का और आपको 2 मिलेंगे अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर वाले। एक मिलेगा शॉर्ट आंसर का, एक मिलेगा आपको दीर्घ उत्तर वाला। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नों की संख्या काफ़ी सारी है, 7 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और छोटे छोटे होंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं शायद इसका। तो एक अच्छी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आई थिंक आप इसे कर पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रायिकता। प्रायिकता में क्या क्या है देखें। प्रायिकता में हमारे पास एक तो आएगा एबेसिडे का क्वेश्चन, इसके अलावा एक आएगा वेरी शॉर्ट आंसर का और 2 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 2-2 अंकों के और एक बड़ा क्वेश्चन होगा निबंधात्मक जिसमें आपको अथवा भी मिलेगा। और निबंधात्मक जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, निबंधात्मक आपको मिलेगा बेज प्रमेय से या फिर बर्नौली प्रमेय से। अंतिम जो एक्सरसाइज है बेज प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, इसके अलावा माध्य प्रश्न से संबंधित जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको ये मिल सकता है। तो माध्य प्रश्न निकालना और या फिर बेज प्रमेय के रूप में आपके पास किसी एक विशेष प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, तो किसी एक घटक विशेष की प्रायिकता निकालना, यानी बेज प्रमेय से संबंधित या फिर माध्य प्रश्न से संबंधित या फिर आपको वहाँ बर्नौली प्रमेय से। तो 3 एक्सरसाइज है वहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट। उनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ से आपको अथवा भी मिलेगा, तो एक दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास पेपर पैटर्न कि किस किस एक्सरसाइज में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिला के 50 होते हैं, आप ध्यान देंगे। तो देखो एबेसिडे के आपके पास कुल मिला के 12 क्वेश्चन है और 6 हैं आपके पास रिक्त स्थानों वाले, और ऐसे ही आपके पास 1-1 अंक के 12 क्वेश्चन हैं, और ऐसे 2-2 अंकों के आपके पास 13 क्वेश्चन होते हैं आप टोटल करके देखेंगे तो। और 4 क्वेश्चन होते हैं आपके पास 3-3 अंक वाले, और 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास निबंधात्मक। तो कुल मिला के आप सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनता है भाई, 50 क्वेश्चन आपके पास ये हो जाते हैं। ठीक है, तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो हम पेपर भी देख लेते हैं कैसा आता है और साथ में सॉल्यूशन बताने की भी कोशिश करते हैं। आप एक नज़र यहाँ पर ब्लूप्रिंट को भी देख सकते हैं जो बोर्ड ने दिया है। आपको समझ में आता है, किसी स्टूडेंट को आवश्यकता पड़ती है कि हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे भी शो कर रहे हैं। आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हमने इसको इस पूरे ब्लूप्रिंट को ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर समझा ही दिया है अलग तरीके से। तो आई थिंक मुझे लगता है आप उसे बेटर तरीके से समझेंगे बजाय यहाँ के। चलिए आगे हम बात करते हैं पेपर कैसा है उनको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है पहला जो कि कैसा है, बहुविकल्पी प्रश्न है, और यहाँ पर इसके 12 पार्ट हैं। इन 12 पार्टों में से हम प्रत्येक की चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन के हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट में कहता है एक समुच्चय n में r a b सच दैट a = b-2 और b > 6 है द्वारा प्रदत्त एक संबंध r है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप बच्चों एक चीज़ पे ध्यान देंगे, यहाँ b का मान 6 से बड़ा है। आप ऑप्शन से भी आंसर्स निकालने की कोशिश करें जाकि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँ। तो देखो b का मान है वो 6 से बड़ा होगा, तो देखो पहले वाले में b की वैल्यू है वो 6 से छोटी है, तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरे में 8 आ रहा है, तो आप 8 रख के देखें इस इक्वेशन में। 8 रखने पे क्या मिलेगा, आंसर से जो दे रखे ऑप्शंस उसी से आंसर प्राप्त करने की कोशिश करें। a को रखें, b की जगह पे आप 8 पुट करें, उसमें से 2 कम कर दे तो a का मान 6 आ गया। तो आपके पास जो संबंध बनेगा वो 6-8 होगा। कैसा होगा, 6 का 8 के साथ में। तो 6-8 बिलोंग्स टू r आपके पास 6 में आ रहा है, तो आपके पास 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड है हमारे पास सेकंड ही चैप्टर से, सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कहें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पूछी गई है tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2 की। देखो tan इनवर्स √3 की हम बात करते हैं तो ये tan इनवर्स और √3 को हम कह सकते हैं कितना, tan π/3। फिर है माइनस में sec इनवर्स -2, तो माइनस sec इनवर्स की जगह कितना लिखेंगे, पाई माइनस का sec इनवर्स 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने इसको यूज़ ले लिया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, π/3 मिलेगा, और यहाँ से आपके पास माइनस का पाई और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। और sec इनवर्स 2, तो देखो 2 कितना आता है sec में, π/3 के लिए ही आता है। तो π/3 और π/3 आप ऐड करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, और इसमें से पाई माइनस कर देंगे तो आपके पास माइनस में π/3 आ जाएगा, और आपके पास आंसर देखिए -π/3 आ रहा है ब में, तो आपके पास ब आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे थर्ड में। थर्ड में क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स A मिली है जिसमें कि aij एलिमेंट है और इसमें ऑर्डर दिया गया m/n का। कहता है एक वर्ग आव्यूह है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब आपके पास रो एंड कॉलम की जो संख्या है वो इक्वल होती है, समान होती है। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 6, तो आपके पास यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमारे पास सारणिक प्रश्नावली में से आया है। क्या कह रहा है, ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिली है आपको 3x3 की, और कहता है कि मोड
सारणिक के ए का मान होगा। तो सारणिक के की वैल्यू क्या होगी, हमने ऐसा पढ़ा है कि एक मैट्रिक्स ए है वो n बाई एन की है और उसमें तब सारणिक के की वैल्यू पूछी जाती है तो ये मान होता है के की पावर n और ए सारणिक। तो आप देखो आपके पास n की वैल्यू कितनी मिली है 3, तो ये मान हो जाएगा के की पावर 3 और सारणिक ए। ऐसा ऑप्शन है आपके पास कौन सा, से। तो यहाँ भी आपके पास सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम फिफ्थ को। फिफ्थ में कहता है यदि x माइनस वाई इक्वल टू पाई है तो dy बाई डी एक्स निकालिए। तो dy बाई डी एक्स निकालना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x का होगा तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो माइनस में dy बाई डी एक्स आ जाएगा और आगे पाई एक अचर राशि है जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 मिल गया है। तो आपके पास 1 आंसर होगा यानी ब सही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट को देखते हैं सिक्स्थ को। सिक्स्थ में कह रहा है आपके पास ये छठा क्वेश्चन है वो समाकलन प्रश्नावली से क्या पूछ रहा है, रूट एक्स प्लस में 1 रूट एक्स डी एक्स ये किसके बराबर है। तो देखो रूट एक्स के लिए जो समाकलन होगा इसमें हम लगाएंगे घात नियम। आप इसे x की घात 1/2 लिख सकते हो और नेक्स्ट वाले को लिख सकते हो 1/x की घात 1/2। तो आप इस वाले पार्ट को अंश में लिख देंगे x की घात माइनस 1/2। दोनों ही जगह पर क्या हो जाएगा, घात नियम वाला सूत्र लग जाएगा। तो घाते में दोनों ही जगह पर एक एक घात जुड़ जाएगी। तो जोड़ने पर यहाँ तो हो जाएंगे 3/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/2। तो आंसर आएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। इसके अलावा प्लस में x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2। तो सही आंसर होगा 2/3 x की पावर 3/2। इसके अलावा 2x की पावर 1/2 और प्लस c और लगाएंगे हम समाकलन स्थिरांक। ऐसा कोई ऑप्शन यदि आपके पास है तो आंसर हो जाएगा। और कौन सा है ये, ऐसा से ऑप्शन सही है आपके पास, तो यहाँ से आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण मिली है, इसकी कोटि क्या है। बच्चों कोटि क्या होती है, आप समीकरण में अवकल गुणांक में देखेंगे जिस अवकल गुणांक में कोटि सर्वाधिक है वो ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यहाँ 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पर 2 कोटि का एक अवकल गुणांक है तो इसकी कोटि भी कितनी होगी, अवकल समीकरण की 2 ही होगी। तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है वही उसकी कोटि हो गई समीकरण की। तो यहाँ पर 2 यानी किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट में कहता है आठवां क्वेश्चन जो कि 37 में से पूछा गया। कहता है ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए का परिमाण है वो आपके पास 3 है और बी का परिमाण है वो √2/3 है। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो परिमाण है वो होता है ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा, ये होता है। कौन पूछा गया है हमारे पास, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज यहाँ पे रखना चाहेंगे। कहता है ए का ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो आपके पास इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है तो परिमाण 1 हो गया। ए वेक्टर का परिमाण आपको दे रखा है 3 है, बी वेक्टर का दे रखा है √2/3 है और ये साइन थीटा है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो साइन की टेबल में 1/√2 किसके लिए आता है भाई, साइन की टेबल में 1/√2 साइन π/4 या कहें तो 45 डिग्री के लिए आता है। तो आपके पास थीटा इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन बी है आपके पास, तो बे आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है 2 घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं यदि PAB इक्वल टू क्या हो, PA.PB हो। ठीक है, ये हमारे पास स्वतंत्र होने के लिए प्रतिबंध है। अब PAB इक्वल टू PA.PB है तो इसी कंडीशन में आप PA'(B' को लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा PA' इंटू PB'। आप PA' की वैल्यू लिखें तो क्या होती है, 1 माइनस में PA होती है बच्चों, और PB' की क्या होगी, 1 माइनस में PB' हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास ब, तो यहाँ भी आंसर आपके पास ब ही होगा। चलिए 10वें की बात करते हैं। कहते हैं अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। कब होंगे भाई, केवल यदि जब आपके पास क्या हो, AB बराबर BA बराबर में इकाई मैट्रिक्स हो। ये हमने प्रतिबंध पढ़ा है, तो ये इन्वर्स होने के लिए प्रतिबंध द ऑप्शन सही है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वें क्वेश्चन को जो कि आपके पास पूछा गया है 2nd चैप्टर से, वो अवकलन चैप्टर 5वें चैप्टर से। तो क्या पूछा गया, d²y/dx²। डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस में 3 आएगा और सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर से हो जाएगा। ओके चलिए, और एक अंतिम क्वेश्चन लास्ट एवसदय के रूप में जो कि 37 प्रश्नावली से है। तो यहाँ पर देखिए जे कैप का के कैप के साथ में 37 गुणन है तो इसका मान कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। और इसी के साथ में आई कैप का के कैप के साथ गुणा है, विपरीत गुणा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में जे कैप।
कितना हो जाएगा, माइनस में जे कैप, और आई कैप का जे कैप के साथ गुणा करेंगे तो सदिश गुणन क्या होता है, के कैप। इस चीज़ को आप किससे समझ सकते हो, इस साइकिल मेथड से समझ सकते हो कि आपके पास साइकिल में इस प्रकार से आई, जे और के होते हैं, आई, जे और के, ये हमारे पास है। तो इस कंडीशन में आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई का जे के साथ मल्टीप्लाई है वो के होता है, जे का के से मल्टीप्लाई है वो आई होता है, और के का आई से मल्टीप्लाई जे होता है। यदि हम इसमें सीरियल बदलेंगे तो किसके साथ आ जाएंगे, माइनस चिन्ह के साथ। तो एक में सीरियल बदला हुआ है, आई का के के साथ गुणा है तो ये माइनस में जे होगा। तो आई कैप को डॉट करेंगे आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई, यानी आई कैप डॉट आई कैप, फिर जे कैप को गुणा करेंगे माइनस के जे कैप के साथ, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। और तीसरा के कैप को करेंगे के कैप के साथ में। तो देखो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा, यहाँ प्लस का 1 मिलेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर में 1 आ जाएगा। 1 कहाँ है, सेम है, तो आपके पास से आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कोड देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहा है। तो यहाँ आपके पास पहला क्वेश्चन है वो पहली एक्सरसाइज में से आया है, कहता है fx इक्वल टू मोड x है और gx इक्वल टू मोड 5x - 2 है, तो गोफ x को ज्ञात कर दीजिए। गोफ x कितना होगा, तो बच्चों देखो GOFX ये क्या बनेगा भाई, GFX बनेगा, और GFX में आपके पास आप fx की वैल्यू रखेंगे मोड x, और आप आगे g फंक्शन में x की जगह पर मोड x पुट कर देंगे तो क्या बनेगा 5, और x की जगह पर मोड x और माइनस में 2, और ये वापस मोड जो बड़ा लग रहा था वो मोड, तो ये आपके पास गोफ x बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में कहता है कोस इनवर्स कोस 7 π/6। तो देखो यहाँ पर सीधे ही कोस और कोस इनवर्स हैं वो हट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो एंगल 7 π/6 मिलता है, जो कि इनके मुख्य अंतराल 0 से पाई में नहीं आता है, मुख्य शाखा का मान नहीं है ये। तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का मान है, तो हम इसे कैसा लिखेंगे भाई, हम इसे लिखेंगे कोस इनवर्स कोस, और इसे लिख देंगे 2π माइनस में 5 π/6, जो कि आपके पास 7 π/6 ही बनेगा। आप एलसीएम लेकर के देखो तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7 π/6। अब यहाँ पे हम रूल लगाएंगे, हमने पढ़ा है 11th में कोस 2π माइनस में π/6 है तो वो कोस में 5 π/6 ही होगा। अब आपके पास यहाँ से कोस इनवर्स कोस हट जाएंगे, क्या बच जाएगा 5 π/6 बचेगा, जो कि इंटरवल 0 से पाई में ही है। ठीक है, तो आंसर आएगा 5 π/6, तो 5 π/6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड को देखते हैं। तीसरा है वो हमारे पास मैट्रिक्स प्रश्नावली में से दोनों का योग पूछा है, तो संगत संगत एलिमेंट्स हैं वो जुड़ जाएंगे। 2 जुड़ जाएगा 1 में तो हो गया 3, 4 ऐड हो जाएगा 3 में तो हो जाएंगे 7, 3 ऐड हो जाएगा माइनस के 2 में तो यहाँ हो जाएगा 1, और प्लस का 2 है, प्लस का 5 है, ऐड होके हो जाएंगे प्लस के 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, फोर्थ को, जो कि हमारे पास 5वीं प्रश्नावली अवकलनीयता में से है, और हम डिफरेंशिएशन चाहते हैं यहाँ पे किसका, tan 2x + 3 का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर हो जाएगा, जो भी एंगल है वो एज इट इज। अब एंगल है वो x में ना होकर x का ही फलन है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का क्या होगा 2, और आगे x का 1 और 3 का 0 हो जाएगा। तो 2 को हम पहले भी गुणा में लिख सकते हैं, तो ये आंसर लिखा जा सकता है 2 sec स्क्वायर 2x प्लस में 3, ये हमारे पास आंसर होगा। चलिए फिफ्थ में देखते हैं, जो कि समाकलन का क्वेश्चन है, जो कह रहा है इंटीग्रेशन 2 से 3। ठीक है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हो रहा है 2 से 3 में, और 1/x dx है। तो 1/x dx ये होता है क्या, log में। तो log पहले लिखी जाती है अपर लिमिट, उसके बाद में घटाई जाती है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपके पास 2 है तो 2 घटा देंगे, आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो log 3/2 भी लिखा जा सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए छठा और एक अंतिम, जो कि सदिश यानी वेक्टर एक्सरसाइज में से ए वेक्टर मिला है, बी वेक्टर मिला है, तो उनके बीच का कोण पूछा गया है। तो देखो भाई, कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। तो हम यहाँ से कोण निकाल सकते हैं। दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप के साथ में गुणा होगा तो 3 मिलेगा, -2j कैप को माइनस के 2j कैप से करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और 3 को प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और नीचे इनके परिमाण का हम भाग दे देंगे। तो सबसे पहला जो सदिश है ए वेक्टर, उसका परिमाण आएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 9, और दूसरा सदिश है उसका परिमाण आएगा 9 प्लस में 4 प्लस में 1। तो नीचे दोनों समान ही हैं, ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10, और नीचे आपके पास हो गया टोटल 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से कट सकता है तो 5/7, तो आप थीटा को लिखेंगे वो आएगा cos इनवर्स 5/7। ओके, ये आपके पास कोण आ गया है। चलिए आगे देखें हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, जो कि आपके पास बिल्कुल शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, एक लाइन के हैं, जहां आप आपको पास क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पार्ट मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा किससे, पहली प्रश्नावली से, और इसमें है ए, एक
सेट और एक अन्य सेट बी मिला है और एफ एक फंक्शन और मिला है आपको। ए 1 का रिलेशन 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ में। कहता है ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कैसा है। एफ एक ही है। तो आपको इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए बहुत ही छोटा सा कार्य करना है। जब कभी भी आपके पास फाइनाइट सेट मिलते हैं यानी परिमित समुच्चय मिलते हैं तो आप उस कंडीशन में वहाँ पर उनके मध्य में क्या कर सकते हैं, एक तीर आरेख बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपके पास आर रिलेशन है और इनमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरी तरफ है 4 5 6 और 7। आप इनमें जो रिलेशन दे रखे हैं, 1 का रिलेशन किससे मिला है, 4 के साथ में मिला है, तो आप 1 का 4 के साथ में रिलेशन बना दें और 2 का 5 के साथ में बना दें और 3 का 6 के साथ में बना दें। तो आप देखेंगे प्रत्येक अवयव का सेट बी के भिन्न भिन्न अवयव के साथ में रिलेशन है, इसलिए कैसा हो गया है, तो आप यहीं पे लिख देंगे। इसलिए तीर आरेख से ए के प्रत्येक अवयव का बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंध है, इसलिए यह कैसा है, एक ही फलन है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड ही एक्सरसाइज में से आया है और पूछा गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x बराबर में 1 होता है, तो x की वैल्यूज़ बता दीजिए कितनी होगी। तो हम इसी को कैसा लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और देखो बच्चों साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। और ये क्या है, कोस इनवर्स x, और ये क्या है, साइन इनवर्स 1/5। देखो यहाँ π/2 आ रहा है, ये कोस इनवर्स है, साइन इनवर्स। हमने एक सूत्र भी पढ़ा है, आप इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x बराबर में π/2 होता है, तो जो यहाँ है वही यहाँ होगा, यानी x समान होते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। तो तुलना करेंगे हम, तो x इक्वल टू जाएगा 1/5, तो आपके पास 1/5 x की वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड में कहता है समीकरण मिली है 2 मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी तीसरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है और x y z की मान पूछा है। तो 2 मैट्रिक्स समान होते हैं जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो मैट्रिक्स समान दे रखे हैं तो संगत अवयव समान होंगे। आपके पास 4 बराबर होगा किसके, y के, तो y के रूप में आपके पास मान आ जाएगा कितना, 4। और दूसरे हमारे पास 3 के बराबर में होगा z, तो z बराबर हमें मिल गया 3। इसके अलावा x बराबर में होगा कितना, 1 के, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो छोटे छोटे आंसर्स हैं, एक अंक के क्वेश्चन से आप प्रश्नों को लगातार पढ़ें, जो नहीं आता है उसको वहीं ड्रॉप कर दें। अब क्या कहता है यहाँ पे फोर्थ में, जो कि सारणिक में से आया है, कहता है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालिए। तो दूसरी पंक्ति ये है और उसके सेकंड क्या क्या होंगे, F21 होगा सबसे पहले 2 का, इस 2 का सेकंड निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हम छोड़ देंगे, बाकी इनसे हम मान निकाल लेंगे। कितने कितने आएंगे, 3 3 9, और 9 में से हम घटा देंगे कितने, 16, तो हमें ये मिलेगा कितना, -7। लेकिन F21 है तो ये नेगेटिव होगा, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा, माइनस के कितने, माइनस के ही 7, तो वो बन के हो जाएंगे प्लस के 7। आगे देखिए F22, ये ध्यान रखना यहाँ का योग विषम है तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे योग आपके पास सम है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो F22 पॉजिटिव रहेगा। वैल्यू निकालेंगे F22 की, F22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाए, तो जो बचता है बाकी को सरल करेंगे। 15 में से हम घटाएंगे 8, तो हमारे पास 7 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 7। फिर हम बात करेंगे F23 की। 2 और 3 योग विषम होता है तो नेगेटिव आएगा। अब कितना आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे, हमें दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ना है, तो 10 माइनस में 3, तो ये 7 होंगे, और 7 गुणा होगा माइनस के 1 से, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। ये तो हमारे पास सेकंड आए। अब सेकंडों से हम निकालेंगे सारणिक का मान। क्या होता है भाई, 2 गुणा हो जाएगा किसके साथ, 7 के साथ। फिर नेक्स्ट है 0 गुणा होगा किसके साथ, 7 के साथ। उसके बाद में नेक्स्ट है 1 गुणा होगा किससे, माइनस के 7 से। तो ये हो गए 14 माइनस के 7, तो टोटल हमें मिला आंसर कितना, 7। तो सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, वो हमारे पास आया है 5वीं प्रश्नावली अवकलन से, e की पावर साइन इनवर्स x है। तो ये x नीचे गलती से लिखा हुआ है भाई, तो हम चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं पहले। तो चलिए सही बना दें इसे। कैसा है ये, इनवर्स है और यहाँ पे x है, ठीक है। ये साइन इनवर्स x है, हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको y लेकर के और e साइन इनवर्स x ऐसा लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा।
अब ई फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन उतना ही होता है जितना है वो, लेकिन यहाँ x ना होके x का एक फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है वो आपके पास है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन करना है आपको। यहाँ पे प्रतिस्थापन का सवाल है। आप देखेंगे नीचे tan x है और ऊपर sec स्क्वायर है, तो आप tan x को t मान लेंगे, tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर x के लिए dx और t के लिए dt। ठीक है, तो अब ये चेंज होकर के हमारे पास आ जाएगा, अंश का तो पूरा हिस्सा dt बन जाएगा, नीचे बन जाएगा रूट में t स्क्वायर प्लस में 4। उसका समाकलन क्या बनेगा भाई, इसका समाकलन आएगा log में, कितना आएगा, t प्लस में रूट t स्क्वायर प्लस में 4। हम t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा tan x और प्लस में रूट tan स्क्वायर x और प्लस में 4। ठीक है, और प्लस में क्या लगाएंगे हम c, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक अंक के हैं, लेकिन लगातार जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को करते चलें, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ें। देखो 7th है वो आपके पास अवकल समीकरण एक्सरसाइज का है, और कह रहा है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये सीधा सा सवाल है प्रतिस्थापन विधि का। तो देखो बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं dy/√4 माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और सामने हो जाएगा dx। ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, व्यापक हल आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये साइन में आएगा, साइन इनवर्स, और y/2 होगा। ठीक है, और इधर dx के लिए x हो जाएगा प्लस में c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप इतना भी नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हो y/2 इक्वल टू साइन x प्लस में c, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा सरल लिखना चाहते हैं तो y इक्वल टू 2 साइन x प्लस c, ऐसा भी नोट किया जा सकता है। तो ये आपके पास माना जाएगा। ओके, चलिए 8वें की बात करते हैं। 8वें में कहता है दर्शाइए कि दो सदिश हैं और संरेख हैं। दो संरेख सदिश होंगे, a वेक्टर व b वेक्टर, ये संरेख होते हैं। कब होते हैं, संरेख होते हैं कब, जब एक सेकेंड, ए और बी संरेख होते हैं कब, जब ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। ये कंडीशंस निकल कर क्या है, जहाँ की लैम्बडा एक क्या है, अदिश राशि है यानी वास्तविक संख्या है। यदि ऐसा होता है तो वो संरेख कहलाएंगे। चलिए इस चीज़ के लिए हम बात करें तो देखो ए और बी, ए वेक्टर के तौर पे आपको मिल गया है 2i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। तो ये, और इसके अलावा बी वेक्टर मिला है माइनस में 4i कैप और प्लस में 6j कैप और माइनस में 8k कैप। ये इसको हमने b मान लिया है। अब आप b वाले को ध्यान से सोल्व करते हुए चलें। आप ध्यान से देखें तो माइनस का 2 कॉमन निकाला जा सकता है यहाँ से, तो क्या बचेगा 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो मान है ये क्या है आपके पास a वेक्टर है, तो b वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2a वेक्टर। आप चाहें तो इसे a वेक्टर इक्वल टू माइनस में 1/2 और b वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हो भाई, सही है ना। तो आप इसे देखेंगे तो ये a वेक्टर इक्वल टू माइनस 1/2 b वेक्टर है, वो इसी फॉर्म का है, इसलिए हम कह सकते हैं a व b कैसे हैं, संरेख हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम 9वां, जो कि हमारे पास प्रायिकता एक्सरसाइज में से है। और प्रायिकता में से क्या पूछा गया वो देखें। कहता है यदि पी ए इक्वल टू 3/5 और पी बी इक्वल टू 1/5 है और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो देखो अभी बताया था हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र होंगे तो क्या कहलाएगा, पी ए डॉट पी बी कहलाएगा। और वेरी सिंपल आंसर है 3/5 इंटू 1/5, आंसर मिल गया 3/25। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है भाई, 3/25 ये आंसर हो गया है। ओके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 10वें को देखते हैं। 10वां है वो आपके पास 4th एक्सरसाइज है, सारणिक उसमें से आया है, और वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे कि कितनी होगी। एक त्रिभुज के शीर्ष मिले हैं तीनों, और उसमें k है एक राशि, उस k की वैल्यू उसने पूछी है यहाँ पर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया है, k का मान बताइए। तो देखो हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, और सारणिक के त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की फॉर्म में क्या होगा, 2 माइनस में 6 1 और 5 4 1, इसके अलावा k 4 और 1। इस सारणी की वैल्यू है प्लस माइनस 35। ठीक है, क्षेत्रफल है इसलिए आप इसे किस में लिखेंगे, प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि k अपने आप में एक क्या है, निर्देशांक है, तो निर्देशांक प्लस माइनस में हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसे क्षेत्रफल को प्लस माइनस में लिखेंगे। आप इसे सरल करेंगे तो आप तीसरी पंक्ति के सापेक्ष या पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार लिख सकते हैं। मैं तीसरी पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार लिखूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, k, और k वाली इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो माइनस के 6 को गुणा करना पड़ेगा 1 से, तो माइनस के 6 होंगे, और 4 को 1 से करेंगे तो इसमें से 4 माइनस होगा। फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, -4,
तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख रहा हूँ। 4 के लिए हम बात करेंगे तो 4 वाली इस पंक्ति को और 4 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 गुणा होगा 1 के साथ में तो हो जाएगा 2, और 5 गुणा होगा 1 से तो हो जाएगा 5। नेक्स्ट है आपके पास प्लस का 1 और इसके लिए मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस में माइनस प्लस के 30। ये वैल्यू है वो प्लस माइनस, ये जो 2 बाहर लिखा हुआ था यहाँ, इस 2 को हम इधर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस के 70 हो जाएंगे। अब इसे सरल कर लेंगे हम तो हमें मान मिलेगा माइनस में 10 के और -3 यहाँ से, -3 को 4 से करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे और प्लस में ही 38 हो जाएंगे और बराबर में आपके पास प्लस माइनस के 70 हैं। तो माइनस में 10 के और ये हो गए 38 और 12 50 बराबर में प्लस माइनस के 70। तो माइनस का 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70 माइनस के 50, ये है हमारे पास। जब हम प्लस का 70 लेंगे तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो मिलेगी माइनस में 2, ठीक है। और जब हम यहाँ पे माइनस का 70 लेंगे तो 70 और 50 हो जाएंगे 120, उसमें 10 का भाग देंगे तो के का मान मिलेगा प्लस का 12। तो आपके पास 2 मान आ जाएंगे के -2 और प्लस में 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन जो कि हमारे पास अवकल समीकरण का है। वक्रों का एक कुल है जिसमें ए और बी स्वेच्छ अचर है, निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसका क्या कर देंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो दी गई अवकल समीकरण है क्या बनेगा, y डैश इक्वल टू a cos और x प्लस में b और x प्लस बी का करेंगे तो 1 ही मिलेगा। एक बार फिर से कर देंगे डिफ्रेंशिएशन तो y डबल डैश हो जाएगा और a ऐसे कैसे, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस में आएगा तो हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, माइनस में साइन और x प्लस a और x प्लस a का 1 ही रहेगा। अब ये a साइन x प्लस a की जगह पे हम y पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस का y, या फिर आप इसे y डबल डैश प्लस में y इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास एक अवकल समीकरण आ गई है जिसमें से स्वेच्छ अचर हट गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने वैसे भी पढ़ी होगी कि a और b 2 स्वेच्छ अचर हैं तो इनको हटाने के लिए आपको 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमने यहाँ पे 2 बार ही अवकलन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां जो कि 37 चैप्टर में से पूछा गया, कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं a और b के द्वारा दी गई है। तो a और b 2 वेक्टर आपको मिले हैं और इन 2 वेक्टर को हम एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में लिखते हैं। तो उनका समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल है वो दोनों सदिशों के सदिश गुणन के बराबर होता है। तो हमें चाहिए परिमाण a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा और इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हम निकाल सकते हैं सारणिक की सहायता से, यानी i कैप, j कैप और k कैप, और a वेक्टर के अदिश घटक हैं 3, 1 और 4 और b वेक्टर के हैं 1, -1 और प्लस में 1। अब हम इनको सरल कर लेते हैं, i कैप और इसके लिए आपके पास मान आएगा 1 प्लस में 4, नेक्स्ट माइनस का j कैप और इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 4, इसके अलावा प्लस का k कैप और ये हमारे पास कितना होगा माइनस का 3 और माइनस का 1। तो आपके पास ये हो गया 5i कैप और माइनस प्लस का j कैप और माइनस में 4k कैप। अब हमें चाहिए इसका केवल परिमाण। तो परिमाण क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिमाण ये हो जाएगा √5 का वर्ग 25, 1 का 1 और -4 का 16। तो ये ऐड करेंगे हम 26 और 16 हो जाएंगे 42। तो √42 ये आपके पास परिमाण आ गया है इसका, या कहें तो वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया है समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 2 अंकों के हैं जो कुल मिला के 13 क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही हमारे पास आगे 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चंस भी हैं। तो बच्चों आज के वीडियो को इतना ही हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक और पार्ट आपको इसका मिलेगा जिसमें आपको आगे के शेष बचे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कराए जाएंगे। तो वेट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके अगले नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो बनेगा वो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी उसका बेनिफिट मिले। ओके, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।